नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन के आक्रामक रवैये का जवाब देने के लिए ब्रिटेन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भेजा नौसेना का बेड़ा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पंजाब में एलओसी पर सुरक्षा बलों ने पकड़ी ड्रग्स की बड़ी खेप और एक तस्कर हो गया है गिरफ्तार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि इराक में अमेरिकी सैनिकों के ठिकाने के पास रॉकेट से हमला, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई जल्द से जल्द कर सकता है अमेरिका। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चीन के आक्रामक रवैये का जवाब देने के लिए ब्रिटेन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भेजा नौसेना का बेड़ा। जी हां दोस्तों, चीन के आक्रामक रवैये का जवाब देने के लिए ब्रिटेन ने अपने सबसे अधिक शक्तिशाली नौसेना के बेड़े को हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रवाना कर दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ के बेड़े में 9 युद्धपोत शामिल हैं। 32 एयरक्राफ्ट के साथ ही इस पर 3700 नौसैनिक तैनात हैं। यह शक्तिशाली बेड़ा शनिवार को ब्रिटेन से रवाना कर दिया गया। यह 7 महासमुद्र में तैनाती के दौरान भूमध्य सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भ्रमण करेगा। HMS क्वीन एलिजाबेथ अपने 40 से ज्यादा सहयोगी देशों के संपर्क में रहेगा। उसके द्वारा भारत सहित कई देशों के साथ 70 से अधिक युद्धाभ्यास किए जाएंगे। इस दौरान यह 2600 समुद्री मील की यात्रा करेगा। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वालेस ने कहा कि नौसेना का यह बेड़ा देश के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। ज्ञात हो कि चीन ने समुद्री क्षेत्र में कई स्थानों पर अपना दावा करते हुए आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है। मालूम हो कि हाल ही में जापानी बलों ने भी दूर दराज के द्वीपों पर चीन को कब्जा जमाने से रोकने के लिए सैन्य अभ्यास किया था। जापान ने यह अभ्यास शिजुओका में पूर्वी फुजी प्रशिक्षण इलाके में किया। दरअसल चीन जापान प्रशासित सेनकाकू द्वीप पर अपना दावा कर रहा है। यही कारण है कि इसकी रक्षा के लिए जापान अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। जापान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 2 घंटे चले अभ्यास में जापान के 3100 सैनिकों, 45 टैंक और बख्तरबंद वाहनों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा जापानी लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने भी इस सैन्य अभ्यास में भाग लिया। युद्ध अभ्यास का यूट्यूब पर सीधा प्रसारण किया गया। बीते दिनों चीन ने जापान के कब्जे वाले सेनकाकू द्वीप का भूदृश्य सर्वे जारी किया था। चीन सेनकाकू द्वीप को अपना दियाऊ द्वीप बताता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में एलओसी पर सुरक्षा बलों ने पकड़ी ड्रग्स की बड़ी खेप, एक तस्कर गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, पंजाब के फिरोजपुर में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ नकेल कसी गई है। पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी है। संयुक्त अभियान के दौरान फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान की सीमा पर एलओसी की जीरो लाइन से 65 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई है, जिसके साथ में एक ड्रग तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्रग्स तस्करों के खिलाफ फिरोजपुर पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल और बीएसएफ ने यह संयुक्त अभियान चलाया था। फिरोजपुर के एसएसपी ने कहा कि एक ड्रग्स तस्कर को 180 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जब उससे पूछताछ में की गई तो उसने 12.9 किलोग्राम हेरोइन का खुलासा किया, जो एलओसी की जीरो लाइन से बरामद की गई। जब्त की गई इस हेरोइन की कीमत करीब 65 करोड़ रुपए आंकी गई। इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13 मई को अफगानिस्तान के कंधार और कश्मीर में 54 किलोग्राम से अधिक हेरोइन के साथ 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया था। हेरोइन की कीमत 250 करोड़ बताई गई। पुलिस उपायुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया था कि अल्ताफ उर्फ महाराजुद्दीन दारजी, आबिद हुसैन सुल्तान, हशमत मोहम्मदी, तिफाल नऊखेज उर्फ तेली और अब्दुल्ला नजीबुल्लाह उर्फ नबी को गिरफ्तार किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इराक में अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों के पास रॉकेट से हमला। जी हां दोस्तों, पश्चिमी इराक में एक सैन्य अड्डे के निकट सोमवार को एक रॉकेट दागा गया। अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस सैन्य अड्डे में अमेरिकी सैनिक थे, लेकिन इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। कर्नल वायने मॉर्टो ने ट्विटर पर कहा कि रॉकेट अनबार प्रांत में स्थित आइन अल असद वायु सैनिक अड्डे के निकट दोपहर बाद 1:35 पर गिरा। उन्होंने कहा कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है और जांच शुरू कर दी गई है। एक इराकी सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि रॉकेट सैन्य अड्डे के निकट स्थित एक गांव के करीब गिरा। अधिकारी ने नियमों का हवाला देकर अपना नाम जाहिर न करने की मंशा व्यक्त की। पिछले साल बगदाद हवाई अड्डे के बाहर शीर्ष ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के अमेरिका निर्देशित हमले में मौत के बाद अमेरिकी ठिकानों पर रॉकेट और प्रक्षेपास्त्र से हमले बढ़ गए हैं। सोमवार को दागे गए रॉकेट के लिए अब तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन में कोरोना फैलने से पहले ही बीमार पड़े थे शोधकर्ता। वुहान लैब के 3 शोधकर्ताओं ने इलाज के लिए मांगी थी मदद। जी हां दोस्तों, चीन के वुहान शहर की वह लैब फिर चर्चा में आ गई है, जहां से कोरोना वायरस के लीक होने का संदेह जताया जाता है। इस लैब के 3 शोधकर्ताओं ने नवंबर 2019 में उस समय इलाज के लिए अस्पताल से मदद मांगी थी, जब देश में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया था। इस घटना के महीने भर बाद चीन में कोरोना के पहले मामलों की पुष्टि की गई थी। इसके बाद कोरोना पूरी दुनिया में फैल गया था। यह रहस्य उद्घाटन वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार ने रविवार को अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के हवाले से किया।
अमेरिकी अखबार के अनुसार वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के प्रभावित होने वाले शोधकर्ताओं के बारे में नई जानकारी मुहैया होती है। उनके बीमार पड़ने और अस्पताल में भर्ती होने के समय के बारे में पता चलता है। इससे यह पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की मांग को बल मिल सकता है कि लैब से कोरोना लीक हुआ था या नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुफिया रिपोर्ट के बारे में जानकारी रखने वाले पूर्व अधिकारियों के हवाले से बताया कि मामले की और जांच करने की जरूरत है। मध्य चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 के आखिर में कोरोना के पहले मामले मिले थे। इसी शहर में कोरोना वायरस रिसर्च पर विशेषता रखने वाली यह लैब स्थित है। हालांकि चीनी विज्ञानी और अधिकारी लैब से कोरोना के लीक होने के दावों को खारिज करते रहे हैं। चीन ने झूठी खबर बताया। अखबार की इस खबर पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने सोमवार को कहा कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 सदस्यों की बीमार पड़ने की खबर पूरी तरह झूठी है। उन्होंने कहा, अमेरिका लैब से लीक होने की बात का लगातार प्रचार कर रहा है। पहले ट्रंप ने किया था दावा। चीन पर यह आरोप लगता रहा कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही वायरस पैदा हुआ और यहीं से पूरी दुनिया में फैल गया। गत वर्ष तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले यह दावा किया था। उन्होंने इसे चीनी वायरस करार दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएंगे इमरान खान, बिलावल भुट्टो ने किया सनसनीखेज दावा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक सनसनीखेज दावा किया है। बिलावल का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री शौकत अजीज और पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ समेत अन्य सांसदों की तरह प्रधानमंत्री इमरान खान भी देश छोड़कर भाग जाएंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीपीपी नेता ने आरोप लगाया कि इमरान खान मुशर्रफ के विनाशकारी लक्ष्य की ओर देश को लेकर जा रहे हैं। बिलावल ने कहा, इमरान खान के हितैषी तानाशाह परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में गरीबी दर 50% थी। उन्होंने कहा कि विदेशों से कड़ी शर्तों पर बड़े पैमाने पर कर्ज लिया जा रहा है, जिससे देश की आर्थिक तंगी बढ़ेगी। पीएम इमरान खान की कैबिनेट सरकारी खजाने से पैसा उड़ा रही है। पीपीपी नेता ने कहा, इमरान खान का गुनाह सिर्फ देश में महंगाई बढ़ाना ही नहीं, बल्कि देश में महंगाई पैदा करने वाले माफिया को संरक्षण देना भी है। उन्होंने इमरान को लताड़ते हुए कहा, पीएम दूसरों पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन उन्हें पहले अपने कर्मों को देखना चाहिए। ये पहला मौका नहीं है जब पीपीपी चेयरमैन ने इमरान की आलोचना की है। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने कहा कि इमरान खान की परिवर्तन वाली सुनामी की कीमत हर पाकिस्तानी चुका रहा है। एक बयान में बिलावल ने कहा कि इमरान खुद देश की खराब अर्थव्यवस्था को लेकर जिम्मेदार हैं। इमरान की हालिया सऊदी अरब की यात्रा को लेकर बोलते हुए बिलावल ने कहा, दुनिया के दूसरे मुल्कों से कर्ज नहीं लेने पर बात करने वाले पीएम खुद भीख का कटोरा लेकर सऊदी अरब पहुंच गए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री निश्चित रूप से आपके पास चंदा इकट्ठा करने का विशाल अनुभव है, हालांकि देश अकेले चंदे के दम पर नहीं चलता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गलवान घाटी में फिर भारत चीन के बीच हुई झड़प। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन के बीच पिछले साल कई बार आमना सामना हुआ। कई बार दोनों सेनाओं के बीच हिंसक टकराव भी हुए। फिर कई दौर की बैठक के बाद हालात काबू में आ गए और चीनी सेना पीछे हटने पर मजबूर हो गई। पिछले कई महीनों से बॉर्डर पर चली आ रही शांति के बीच कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई जिसमें कहा गया कि गलवान वैली में हाल ही में भारत चीन के जवानों के बीच फिर से टकराव हुआ है। हालांकि यह टकराव काफी मामूली था। भारतीय सेना ने मीडिया में आ रही इन रिपोर्ट्स पर स्पष्टीकरण जारी किया है। सेना ने इन रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय सेना ने बयान जारी करते हुए कहा, गलवान घाटी में भारतीय और चीनी जवानों के बीच आमना सामना होने की बात मीडिया रिपोर्ट में सामने आई है। हम यह साफ करते हैं कि मई 2021 के पहले हफ्ते में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के जवानों के बीच में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। सेना ने कहा कि वह आर्टिकल उन स्रोतों से प्रेरित प्रतीत होता है जो पूर्वी लद्दाख में मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए चल रही प्रक्रिया को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। मालूम हो कि पिछले साल जून महीने में ही गलवान घाटी में दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। उधर चीन के भी कई जवान मारे गए थे, लेकिन पड़ोसी देश ने कभी भी सही आंकड़ा जारी नहीं किया। भारत ने उसके बाद चीन ने बदला लेते हुए उसे कई जगहों से पीछे भी खदेड़ दिया। एलएसी के पास चीन ने एक बार फिर से हरकत शुरू कर दी है। चीनी सेना पूर्वी लद्दाख के डेप्थ इलाकों में अपनी ओर सैन्य अभ्यास कर रही है। वहीं अभ्यास को देखते ही भारतीय सेना भी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है और किसी भी हरकत का जवाब देने को तैयार है। हाल ही में सूत्रों ने बताया था कि चीनी कई सालों से इन इलाकों में आ रहे हैं जहां वे गर्मी के समय में अभ्यास करते हैं। पिछले साल भी वे अभ्यास की आड़ में इन क्षेत्रों में आए थे और यहां से पूर्वी लद्दाख की ओर आक्रामक रूप से चले गए थे। चीनी सैनिक अपने पारंपरिक इलाकों में हैं और कुछ स्थानों में वे 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। वे अपने क्षेत्रों में बंकरों का निर्माण करते देखे गए हैं और अपने ढांचे को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नो मैंस लैंड में तिलियुगा नदी के किनारे नेपाल लगा रहा था बिजली पोल, एसएसबी ने रोका। जी हां दोस्तों, इंडो नेपाल सीमा पिलर संख्या 223 से लेकर 222 तक नेपाल के बिजली विभाग द्वारा शांति वन के बगल में तिलियुगा नदी के किनारे नया बिजली का पोल लगाने का काम किया जा रहा था। इसकी सूचना एसएसबी को मिली। एसएसबी जवानों ने मौके पर पहुंचकर तत्काल काम करने से रोक दिया। जानकारी के अनुसार नेपाल के बिजली विभाग द्वारा नो मैंस लैंड पर पहले ही बिजली का 3 पोल लगाया गया है और 3 पोल का नक्शा बनाकर मिट्टी खनन किया जा रहा था। रविवार को कस्टम के एक अधिकारी ने
ने देखा कि एक भी मिसिंग पिलर नहीं है। इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 गज भूमि पर नेपाल बिजली विभाग द्वारा लाइन बिछाने के लिए नया पोल गलत तरीके से लगाया जा रहा है। उन्होंने इसकी जानकारी एसएसबी के मेजर राजेश कुमार को दी। इसके बाद एसएसबी के मेजर इसकी जानकारी किनौली कैंप के इंचार्ज इंस्पेक्टर रंजीत नायक को देते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर काम रोकने का निर्देश दिया। इंस्पेक्टर राजेश नायक मौके पर पहुंचकर तत्काल काम को रोक दिया। नेपाल बिजली विभाग के ठेकेदार ने कहा कि नो मैंस लैंड पर मापी कराने के बाद ही काम करेंगे। नक्शा क्लियर होने तक रोका गया काम। तिलाठी चौकी एपीएफ के इंस्पेक्टर सुशील केसी ने बताया कि नो मैंस लैंड की मापी कराई जाएगी। जब तक दोनों देशों का नक्शा क्लियर नहीं हो जाता है तब तक के लिए काम करने से मना कर दिया गया है। काम करने से किया गया मना। एसएसबी के इंस्पेक्टर रंजीत नायक ने बताया कि नेपाल एपीएफ के साथ मौके पर पहुंचकर बिजली विभाग के ठेकेदारों को अगले आदेश तक काम करने से मना किया गया है। दर्जनों मिसिंग पिलर हो गए हैं गायब। किनौली पंचायत के पूर्व मुखिया लक्ष्मी प्रसाद शाह, पंसस वाशिद अहमद, उप प्रमुख हेरे राम मेहता, मनोज सिंह आदि ने बताया कि इंडो नेपाल की पिलर संख्या 222 से लेकर 223 तक दर्जनों मिसिंग पिलर था जो अब गायब हो गए हैं। नेपाली भाग में पहले से ही बिजली का पोल गड़ा हुआ है और बिजली जल भी रही है। राजबिराज से किनौली सड़क का जीर्णोद्धार का काम होने के बाद बिजली के पोल तक सड़क बना दिया गया, जबकि कुछ मिट्टी खारू नदी में भी गिरी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हर नियम को तोड़कर अब कैसे अंतरिक्ष में घुसपैठ कर रहा है चीन। जी हां दोस्तों, चीन की तरफ से एक के बाद एक कई अंतरिक्ष प्रोग्राम को अंजाम दिया जा रहा है। अब अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की तरफ से कहा गया है कि चीन की तरफ से जिस तरह से एक के बाद एक प्रोग्राम आगे बढ़ाए जा रहे हैं वो सैन्य और असैन्य मकसद के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। यह सवाल उस समय खड़े हुए हैं जब पिछले दिनों चीन की तरफ से लॉन्च रॉकेट अपना रास्ता भटक गए और अंत में हिंद महासागर में जा गिरे थे, जब चीन के हिस्से आई कामयाबी। पिछले करीब एक सदी में अंतरिक्ष में रिसर्च की दिशा में अमेरिका, रूस, फ्रांस और भारत जैसे देशों ने अच्छी खासी प्रगति की है। अंतरिक्ष में रिसर्च को जो देश लीड कर रहे हैं उनकी ही तरह चीन भी इसी कोशिश में पिछले कई वर्षों से जुटा हुआ है। साल 2019 में चीन को एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब उसने चांद पर पहला मानव रहित रोवर सफलतापूर्वक लैंड कराया था। चीन ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। हिंद महासागर में गिरा चीनी रॉकेट। विशेषज्ञों की माने तो अब अंतरिक्ष भविष्य के युद्ध क्षेत्र में बदलता जा रहा है। लगातार अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी की जा रही है। उनका कहना है कि सिर्फ अमेरिका ही इन नियमों का चुनिंदा तरीके से ही पालन कर रहा है, लेकिन चीन सभी कानूनों और मानकों को नजरअंदाज करता आ रहा है। पिछले दिनों चीन के हैनान प्रांत से एक रॉकेट लॉन्च किया गया और यह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसकी टेस्टिंग का एक हिस्सा मलबे के रूप में धरती पर आकर गिर गया। यह मलबा मालदीव के बहुत करीब हिंद महासागर में गिरा था। 2022 में स्पेस स्टेशन पर काम शुरू करेगा चीन। इस रॉकेट का पेलोड 22 टन वजन का था। हिंद महासागर में गिरा मलबा इसी रॉकेट के ऊपरी स्टेज का हिस्सा था। 29 अप्रैल को हुए चीन के इस लॉन्ग मार्च बी रॉकेट के प्रक्षेपण का मकसद चीन के नए अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल स्थापित करना था। कहा जा रहा है कि चीन का यह तियानहे अंतरिक्ष स्टेशन 2022 तक काम करना शुरू कर देगा। आलोचकों का मानना है कि चीन का यह लॉन्च अन्य देशों के लॉन्च से अलग था, जहां अमेरिका जैसे देश अपने रॉकेटों के लॉन्च होने के बाद अंतरिक्ष में उनके जाकर पृथ्वी का कक्षा में वापस आने तक नियंत्रण रखते हैं या मलबे को अंतरिक्ष में ही छोड़ देते हैं। माना जा रहा है कि चीन ने ऐसा नहीं किया। दुनिया के यह तमाम देश इस बारे में पूरी पारदर्शिता भी रखते हैं जिससे जान माल का खतरा ना हो, लेकिन चीन ने रॉकेट की वापसी पर कोई पारदर्शिता नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान से राजस्थान पहुंचा टिड्डियों का दल, इस हफ्ते पहुंच सकता है आगरा। यूपी में अलर्ट। जी हां दोस्तों, एक साल पहले टिड्डियों के दल ने उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हमला बोला था। अब एक साल के बाद फिर से टिड्डियों के दल उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान पहुंच गए हैं। टिड्डियों के झुंड को देखते हुए उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग ने अलर्ट जारी किया है और किसानों को खतरे के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा है। टिड्डियों का यह दल किसी भी खेत में एक साथ उतरता है और कुछ ही समय में पूरी फसल चट कर जाता है। कृषि विभाग उन कीड़ों को मारने के लिए रसायनों के छिड़काव के लिए भी कमर कस रहा है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में झुंड देखे जाने के तुरंत बाद सभी जिला कृषि अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। अधिकारियों ने कहा कि टिड्डियों के दल की मई के अंत तक यूपी पहुंचने की संभावना है। आगरा के जिला कृषि अधिकारी राम प्रवेश ने कहा कि भोजन की तलाश में इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान से लाखों टिड्डियां राजस्थान आ गई हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में टिड्डियों के झुंड देखे गए हैं। उनके बहुत जल्द आगरा में प्रवेश करने की संभावना है। हम टिड्डियों के आक्रमण के बारे में किसानों को सचेत कर रहे हैं। फिलहाल खेतों में फसलें नहीं हैं। हालांकि जिले में 30,000 हेक्टेयर भूमि में सब्जियां उगाई जाती हैं। हम किसानों को टिड्डियों को मारने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायनों को उपयुक्त अनुपात के बारे में अपडेट कर रहे हैं। कृषि अधिकारी ने बताया कि टिड्डियों का स्थिर झुंड बहुत तेज होता है। हवा के अनुकूल होने पर एक दिन में ये झुंड 150 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। वे सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक उड़ते हैं। ये बड़ी मात्रा में सब्जियां और अनाज खाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने कीड़ों को मारने के लिए ट्रैक्टर पर लगे रासायनिक स्प्रेयर की व्यवस्था की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या इजरायल के साथ संबंध सुधार रहा है बांग्लादेश? पासपोर्ट में किए गए बड़े बदलाव से सुगबुगाहट।
जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के पासपोर्ट में बड़े बदलाव के बाद इसराइल के साथ संबंधों को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट पर से इसराइल को छोड़कर शब्द को हटा दिया है। बांग्लादेशी पासपोर्ट पर पहले एक शर्त लिखी होती थी कि यह पासपोर्ट इसराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए मान्य है। अब बांग्लादेशी सरकार ने पासपोर्ट को पूरी दुनिया के लिए वैध बना दिया है। इसके बावजूद बांग्लादेश ने रविवार को इस बात को स्पष्ट किया कि उसने इसराइल के संबंध में अपने पासपोर्ट के एक वाक्यांश को हटाया है, लेकिन इस यहूदी देश की यात्रा पर प्रतिबंध वाली उसकी दशकों पुरानी नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसराइल ने बांग्लादेश के इस कदम का स्वागत किया है और ढाका से आह्वान किया है कि वह दोनों देशों के लोगों के लिए लाभ के लिए तेल अवीव के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करे। इसराइल के विदेश मंत्रालय में उप महानिदेशक गिलाद कोहेन ने ट्वीट कर लिखा, अच्छी खबर, बांग्लादेश ने इसराइल के लिए यात्रा प्रतिबंध हटा दिया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है और मैं बांग्लादेशी सरकार से आगे बढ़ने और इसराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का आह्वान करता हूं ताकि दोनों देशों के लोगों को लाभ मिले और समृद्धि हो सके। हालांकि कुछ ही घंटों के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमिन ने ढाका में संवाददाताओं से कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए बदलाव ला रहे हैं कि पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करे। उन्होंने कहा कि इसका यह मतलब कतई न निकाला जाए कि इसराइल को लेकर बांग्लादेश के रुख में कोई बदलाव आया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीएसएफ ने पंजाब में बॉर्डर से 2 पाकिस्तानी घुसपैठिए दबोचे, पूछताछ के लिए पुलिस को सौंपा। जी हां दोस्तों, भारत पाकिस्तान सफ की 14 बटालियन के जवानों ने बीओपी मियांवाला के नजदीक भारत में घुसपैठ कर रहे 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को दबोचा है। बटालियन के कमांडेंट जसपाल सिंह ने बताया कि घुसपैठियों की पहचान मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद इरफान निवासी जिला कसूर के रूप में हुई है। दोनों घुसपैठियों को बीएसएफ ने पूछताछ के बाद थाना खेमकरण पुलिस को सौंप दिया है। वहीं नारकोटिक्स सेल पुलिस ने 180 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़े गए गांव गंदू किलचा निवासी तस्कर की निशानदेही पर फिरोजपुर सेक्टर की चौकी बाबा रामलाल के पास 12 किलो 850 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस व बीएसएफ की ओर से चलाए गए सर्च अभियान के दौरान वहां 3 लोगों के पांव को निशान दिखे। माना जा रहा है कि यह पाक तस्करों के हैं और उन्होंने ही यह खेप वहां रखी थी। बीएसएफ ने वहां चौकसी बढ़ा दी है। एसएसपी भगीरथ सिंह मीना ने बताया कि 19 मई को गुप्त सूचना पर हरपाल सिंह पुत्र चरणजीत सिंह निवासी गंदू खिलचा को गांव कर्मा के बस अड्डे के पास मोटरसाइकिल सहित काबू कर थाना बमदोट में पर्चा दर्ज किया गया था। आरोपित ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसके पाक तस्करों के साथ संबंध हैं और उनकी तरफ से भेजी गई नशे की खेप को लेने के लिए उसे चौकी बाबा रामलाल वाला के पास जाना था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जापान ने चीन को लगाई मिर्ची, तिलमिलाई जिनपिंग सरकार। जी हां दोस्तों, दूर दराज के द्वीपों पर चीन को कब्जा जमाने से रोकने के लिए जापानी बलों ने सैन्य अभ्यास किया है। जापान ने यह अभ्यास शिजुओका में पूर्वी फूजी प्रशिक्षण इलाके में किया है। पूर्वी चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता को लेकर जापान लगातार सतर्क है। जापान प्रशासित सेनकाकू द्वीप पर भी चीन अपना दावा कर रहा है। नानसेई आइलैंड की रक्षा के लिए भी जापान अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। जापान टाइम्स की खबरों के अनुसार 2 घंटे चले अभियान में जापान के 3100 सैनिक, 45 टैंक और बख्तरबंद वाहनों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने भी इसमें भाग लिया। कोरोना वायरस के मद्देनजर लोगों को इसे देखने से रोक दिया गया। इसके चलते इस युद्धाभ्यास का यूट्यूब पर सीधा प्रसारण किया गया। यह युद्धाभ्यास आमतौर पर अगस्त के आखिर में होता है, लेकिन टोक्यो ओलंपिक को देखते हुए इस साल इसका आयोजन पहले किया गया। इस बीच चीन के विदेश मंत्रालय ने जापान के रक्षा प्रमुख नोबुओ किशी के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने ताइवान के निकट नानसे द्वीप को चिंता का विषय बताया था। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि चीन अपनी जमीन की हिफाजत करेगा। जापान को उस सीमा तक नहीं जाने चाहिए और गलत सूचना फैलाना बंद कर देना चाहिए। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों चीन ने जापान के कब्जे वाले सेनकाकू द्वीप का भूदृश्य सर्वे जारी किया था। चीन इसको अपना दियाओ द्वीप बताता है। लैंडस्केप सर्वे जारी का मकसद इस पर दावा जताना था। चीन की आक्रामकता का अंदाजा सी बात से लगाया जा सकता है कि चीन के प्राकृतिक संसाधन विभाग ने सेनकाकू के साथ ही 2 अन्य द्वीपों का सर्वे भी किया था। इस द्वीप पर जापान का कब्जा होते हुए भी चीन अपना अधिकार जता रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव से पहले आरएसएस बीजेपी का महामंथन, पीएमएचएम शामिल, कोरोना संकट के बीच इमेज पर चर्चा। जी हां दोस्तों, रविवार की देर शाम दिल्ली में बीजेपी और संघ के बीच शीर्ष स्तर पर मंथन हुआ। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। सूत्र बता रहे हैं कि कोरोना महामारी के हालात के बीच सरकार और पार्टी की छवि को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बीच लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी उत्पन्न हुई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में इस पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की स्थिति पर भी मंथन किया गया, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में कोविड की वर्तमान परिस्थितियों पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, आरएसएस सर कार्यवाह दत्तात्रेय
खोसबाले और यूपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में संगठन और सरकार को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सत्तारूढ़ दल कोविड की दूसरी लहर के बीच पीएम मोदी और सरकार की तीखी आलोचना से चिंतित है। कोरोना संकट ने देश भर में ऑक्सीजन, दवाओं, अस्पतालों के बिस्तरों और टीकों की कमी के साथ साथ स्वास्थ्य प्रणाली की खराब तैयारियों को भी उजागर किया है। कोरोना वायरस महामारी से उत्तर प्रदेश सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों में से एक है, जहां गंगा में तैरती लाशों ने डरावना मंजर पेश किया है। सप्ताहांत में बीजेपी ने आलोचना में सचेत होकर और महामारी की दूसरी लहर के बाद अपने कार्यकर्ताओं से सेवा करने के लिए खुद को समर्पित करने का आग्रह किया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी पार्टी सांसदों और राज्यों के पार्टी अध्यक्षों से जनता की सेवा में जुटने का आह्वान किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चक्रवात यास को लेकर कई राज्यों में अलर्ट, मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक करेंगे अमित शाह। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।